वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डे टू डे यूज़ होता है, वो आपकी चीज़ें हैं, उन डे टू डे यूज़ होने वाली चीज़ों को परचेस करने के लिए जो आप पैसा डालते हो वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, सो बेसिकली मैंने गुड्स मंगाए, म्यूजियम में सजाने के लिए तो नहीं मंगाए, बेचने के लिए मंगाए, ठीक है। तो समझ लो मेरे दुकान में गारमेंट्स का दुकान है, यहाँ पे फर्नीचर है, इसमें सब मैंने स्टैक करके रखा है, ये फर्नीचर मेरा वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, दिस विल बी अ फिक्स कैपिटल। उसके अंदर जो गारमेंट्स हैं वो मेरे वर्किंग कैपिटल होंगे, ठीक है। सो जो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है इन गारमेंट्स को खरीदने में वो मेरा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। आई हैव द पर्पस ऑफ बाइंग देम एंड सेलिंग देम, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्किंग कैपिटल। ओके, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, if the firm does not get credit facility for purchases but if it provides easy liberal credit facility on sales then it require more working capital। इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो समझ लो आप, if the firm does not get credit facility for purchases, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा कब होगी? वर्किंग कैपिटल कैसा है? जैसे समझो भाई साहब मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और मैंने उसको 200 रुपये में बेचा, तो मेरा कितना हुआ? 100 रुपये। इस 100 रुपये से मैं फिर से खरीदूंगा, फिर से उसको बेचूंगा, ऐसा चलता जाएगा मेरा, ठीक है। ओके, अभी ऐसा सोचो कि 100 रुपये जो है, जब मैं चीज़ों को खरीद रहा हूँ तो मेरे को उधारी में नहीं मिल रहा है, मेरे को डायरेक्ट कैश देना पड़ रहा है। जब मैं चीज़ों को बेच रहा हूँ तब मैं उधारी में बेच रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? मेरे ऊपर प्रेशर फाइनेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो समझ में आ रहा है ये? देखो अगर मैं जो रॉ मटेरियल जो मैं बेचने के लिए चीज़ें खरीद रहा हूँ वो मुझे क्रेडिट में नहीं मिल रही हैं, माल उठाया मैंने ताबड़तोड़, वहाँ पे मेरे को पैसा देना पड़ रहा है। जब मैं बेच रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स को तो लोग मेरा पेमेंट रोक के रख रहे हैं, बोल रहे हैं 1 महीने बाद दे देंगे या आधे महीने दे देंगे उन लोग, बट आई एम गिविंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, आई एम नॉट रिसीविंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, सो माई वर्किंग कैपिटल लोड विल इंक्रीज, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? समझ लो मैं कोई प्लम्बर हूँ, प्लम्बर बिल्डिंग में काम करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या किया भाई साहब, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, पूरा पाइपिंग का काम मिला हुआ है मुझे, मेरे अंडर लेबरर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को रॉ मटेरियल लगेगा, ये सब कुछ लगेगा। तो मैंने क्या किया भाई साहब, ये सारा जो है हार्डवेयर के शॉप से लिया, तो मेरा पैसा गया, बिल्डिंग वालों ने अभी तक मेरे को मेरा पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अभी मेरे पैसे से मैं ये सब खरीद चुका हूँ, ये मुझे क्रेडिट नहीं मिला है, मेरे को मिला है, मैंने पैसे से खरीदा है, प्लस मेरे पैसे से मैं अपने वर्कर्स को वेजेस दे रहा हूँ, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेजेस बट इफ इट प्रोवाइड्स ईजी लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी ऑन सेल्स देन इट वुड रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगर फर्म का भाई साहब ईजी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है परचेजेस में, लेकिन इट प्रोवाइड्स ईजी लिबरल क्रेडिट, मतलब वो उधारी, भाई मैं अगर उधारी पे ले रहा हूँ तो मैं भी उधारी पे दूँ, ऐसा चलाऊँ अगर, तो मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन मैं उधारी पे ले रहा हूँ और दे रहा हूँ भाई साहब लिबरल, कोई उधारी नहीं, तो इसका मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ जाएगा भाई साहब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। इट वुड रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। हाउएवर इफ द फर्म गेट्स फेवरेबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट for purchases and terms of credit sales are less liberal, then less working capital would be required, ठीक है। and terms of credit sales are less liberal। समझ लो मुझे उधारी पे चीज़ें मिल रही हैं और शायद मैं पूरा जैसे समझ लो मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं जिनको मैं गुड्स बेच रहा हूँ, तो एक से मेरे को डायरेक्ट पैसा मिल गया, एक ने उधारी पे रखा है और दूसरा ने आधा दिया है, आधा उधारी पे रखा है, तो ये फिर भी मैनेजेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा माल मेरे को किस में मिला है? उधारी पे मिला है, क्रेडिट पे मिला है, यहाँ पे हाफ क्रेडिट हाफ पेमेंट मिला है, तो चल जाएगा मेरे वर्किंग कैपिटल पे उतना लोड नहीं आएगा, ठीक है। इफ द फर्म गेट्स फेवरेबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर परचेजेस, जो भी परचेज किया है उस पर हमको उधारी पे मिला है, एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल, क्रेडिट सेल्स के लेस लिबरल है, मतलब सब लोग उधारी पे नहीं दे रहे हैं, मतलब लेस लिबरल, तब हमारा वर्किंग कैपिटल पे क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल पे लेस रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब क्रेडिट कंट्रोल, मतलब हम उधारी पे माल नहीं बेच रहे हैं, जितना हम कम उधारी पे बेचेंगे उतना हमारा वर्किंग कैपिटल पे प्रेशर कम पड़ेगा। अभी मामला ये है कि आप जब बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस करते हो तो आपको क्रेडिट पे खेलना ही पड़ता है,
ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आपको रुकना ही पड़ेगा। व्हेन यू आर बेसिकली परफॉर्मिंग बिजनेस एट अ वेरी हाई लेवल, आप किसी किराने की दुकान से कोई माल खरीद रहे हो तो वहाँ पे क्रेडिट दो या ना मिले उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप बहुत बड़े पैमाने पे कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, सो क्रेडिट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, ओके। सो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज इंक्लूड फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, कितना सेल हुआ है। क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या होता है, मतलब आप जो उधारी पे खरीद रहे हैं या उधारी पे दे रहे हैं, दोनों भी आपका क्रेडिट कंट्रोल है। ठीक है, तो ये क्या क्रेडिट कंट्रोल फैसिलिटीज और फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, कितना वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स है, जो आपने सेल्स किया है वो कितना उधारी पे दिया है। अगर आपने ज़्यादा उधारी पे दिया रहेगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, आपका भाई साहब वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू आर ओनली इंगेज्ड इन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, जितना आप रिड्यूस करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स का उतना अच्छा है। ठीक है, द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा, क्या कलेक्शन पॉलिसी है भाई साहब, अभी मेरे से समझ लो राहुल मात्रे ने माल उठाया, उसने बोला कि भाई 1 महीने में तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, 1-1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरे को आ ही नहीं रहा है पैसा, मैं रोज़ उससे फॉलोअप कर रहा हूँ, तो ये क्या फिर मेरा लोड बढ़ता जाएगा ना भाई। ठीक है, सो आपका अगर आप किसी को उधारी पे दे रहे हैं क्रेडिट पे, सो देयर हैज़ टू बी अ परफेक्ट एग्रीमेंट, और अगर मुझे वो नहीं दे रहा है टाइम पे पैसा तो मेरा क्या करूँगा मैं, व्हाट विल हैपन। ठीक है, सो मेरा करेक्शन प्रोसेस क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्शन प्रोसेस, तो ये आपकी कलेक्शन पॉलिसी होती है। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर कलेक्शन पॉलिसी, आपकी कलेक्शन पॉलिसीज क्या क्या हैं। ठीक है, इफ अ कंपनी हैज़ अ साउंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, अगर आप देखो, आप बहुत सारे किराने की दुकान पे जाओगे और वहाँ पे लिखा रहेगा उधारी बंद, नहीं उधारी, हम उधारी नहीं देते, ऐसा लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहेगा ऐसा, वाई, जैसे इस मेडिकल की दुकान में लिखा हुआ है, कुछ तो है उनका कोटेशन, कुछ फनी सा कोटेशन है उधारी के ऊपर, यहाँ पे भी मैंने देखा है, क्यों, वाई, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे भाई साहब उन लोगों को। जितना आपका क्रेडिट पे पैसा रहेगा उतना आपका रिस्क पे पैसा रहेगा। ठीक है, सो इफ अ कंपनी है साउंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, अगर कोई कंपनी है और उसने अपने क्रेडिट पॉलिसी को बड़े अच्छे से मैनेज किया है कि भाई साहब उधारी नहीं देना है, और देना ही है तो इतने कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ सेल्स पे ही देना है। ठीक है, साउंड कंट्रोल पॉलिसी, देन इट वुड हैव एन इम्प्रूव्ड कैश फ्लो, तो इसका कैश फ्लो इंप्रूव रहेगा, हेंस मे रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, और इसलिए इसकी लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हैव इम्प्रूव्ड कैश फ्लो एंड हेंस में रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, इसका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट लेस होगा। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, द वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेज विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म, जितना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ग्रोथ मतलब क्या, आपको ज़्यादा क्लाइंट मिल रहे हैं, आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो आपको इन ऑर्डर्स को और इन क्लाइंट्स को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। ठीक है, ओके। अ ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड्स कंटिन्यूसली इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट्स लार्ज स्केल ऑपरेशंस, तो जो भी कंपनी ग्रो हो रही है इसको कंटिन्यूसली फंड्स चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ठीक है, ओके। मैनेजमेंट एबिलिटी, अभी मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होती है, अ फर्म वुड रिक्वायर लेसर वर्किंग कैपिटल इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को आपको कम करनी है। कम कैसे करनी है, आपके क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल करके कम करनी है। ठीक है, और क्या है भाई साहब, आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और सेल फटाफट हो रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल पे लोड नहीं आएगा। अभी आपने सेल किया लेकिन उधर से पैसा नहीं आया, इधर से ऑर्डर आ गया है तो आपको गुड्स खरीदना पड़ रहा है, वर्किंग कैपिटल पे लोड बढ़ रहा है आपका। ठीक है, ओके। सो फर्म वुड रिक्वायर लेसर वर्किंग कैपिटल, एक फर्म की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेसर होगी इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हाट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो प्रोडक्शन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन या सेल हो रहा है, एक प्रॉपर तालमेल है। जब तक ये तालमेल बना रहेगा तब तक आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट एबिलिटी। तो ये इफेक्टिव मैनेजमेंट है। वर्किंग कैपिटल पे लोड को कम करने का ये एक बहुत ही बेहतरीन और इफेक्टिव तरीका है कि आप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को बहुत अच्छे से मैनेज करें। आपने भाई साहब ये प्रोडक्शन कर दिया, बहुत सारा प्रोडक्शन कर दिया, अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है, वो स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है, गारमेंट्स आपके पड़े हुए हैं या जो शूज़ आपने मैन्युफैक्चर किए वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो आपके गुड्स बिक ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा भाई साहब, वर्किंग कैपिटल पे लोड बढ़ेगा आपका। ठीक है, ओके।
सो आपको सारी चीज़ें बहुत इफेक्टिवली मैनेज करनी है। आपको देखना है कि भाई साहब मार्केट में अभी रिक्वायरमेंट कितना है और मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। इफ़ अ फर्म स्टॉक्स लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री देन इट रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। भाई साहब अगर स्टॉक पाइल होता जा रहा है, ये इतना सारा, देखो मार्केट में रिक्वायरमेंट मैंने स्टडी नहीं की, और अगर मैंने स्टडी की होती तो मैंने देखा होता कि मेरे डिस्ट्रीब्यूशन से 100 कपड़े काफ़ी हैं अच्छा खासा प्रॉफिट कराने के लिए। 100 कपड़े अगर रोज मैं मार्केट में उतारता हूँ, इट्स एनफ। लेट्स से आई एम अ गारमेंट मैन्युफैक्चरर। अभी लालच में मैंने कर दिया 1000 कपड़े उतारने लगा। अभी 1000 कपड़ों का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, वही 100 से 150 ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी 850 मेरे क्या हो जाएंगे, स्टैकअप होते रहेंगे, स्टॉक होता रहेगा। और 850 रोज अगर स्टॉकअप होता रहे तो भाई साहब उसको पाइल अप करने के लिए मेरे को एक अलग रूम लगेगा, एक अलग एक अलग स्टोर हाउस लगेगा। सो माई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज नाउ इंक्रीजिंग बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन प्रोड्यूसिंग दीज गारमेंट्स विच आर नॉट गेटिंग सोल्ड एज फास्ट एज दे वेर प्रोड्यूस्ड। सो नाउ द प्रेशर ऑन माई वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो जितना आपका इन्वेंट्री बढ़ेगा उतना आपका वर्किंग कैपिटल पे लोड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इफ अ फर्म स्टॉक्स लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री देन इट रिक्वायर्स अ हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जितना ज़्यादा इन्वेंट्री और स्टॉक होगा उतना ज़्यादा आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस। ठीक है, तो आपका वर्किंग कैपिटल जब आपको ज़रूरत पड़े तब तक आपके जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या बैंक्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग यू कैपिटल, तो आपका वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। इफ फाइनेंशियल एंड प्रोवाइड फंड्स द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत पड़ी तब तक आपको बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल गया। ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एक फार्मर हूँ और लेट्स से मैं इस हार्वेस्टिंग सीज़न चालू होने वाला है, मतलब हार्वेस्टिंग नहीं मैं बोलूँगा, जब हम सीड्स को सो करते हैं तो उस टाइम पे एक फार्मर का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। पहले फील्ड को भाई साहब प्रिपेयर करो, फिर उसमें प्रॉपर वाटर सप्लाई करो, फिर प्रॉपर बीज बो, फिर उसका केयर टेक करो। एक बार हार्वेस्टिंग हो गया तो मतलब सिर्फ फसल काटनी है, लेकिन फसल को जब हम बो रहे हैं और जब उसका केयर टेक करें तो हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा बनता है। तो उस टाइम पे अगर मुझे बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से प्रॉपर टाइम पे लोन मिल जाए तो मेरी फसल भी अच्छी होगी। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कभी मेरा बैंक लोन देगा, पता चला बरसात का सीज़न निकल गया। ठीक है, फिर भाई साहब जब तक मेरा बैंक ने लोन अप्रूव किया 2-3 महीने हो गए, मेरे को बरसात के पानी का एडवांटेज मैं ले ही नहीं पाया। ठीक है, उस सीज़न का एडवांटेज नहीं पाया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे से अगर हमको लोन मिलता है और प्रॉपर टाइम पे मिलता है तो हमारे वर्किंग कैपिटल का लोड रिड्यूस होता है एंड वी आर इफेक्टिवली एबल टू प्रोड्यूस बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है ये? ओके, सो इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जो भी आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उसका एक मिक्सचर है, इसको हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल के रेशियो को हम देखेंगे भाई साहब। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज इज यूज्ड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? इट इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स। ठीक है, तो द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ओन्ड फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में होगा वो आपके जो फंड्स कंपनी में अवेलेबल है एज वेल एज द फंड्स विच यू हैव बोरोड, बोथ विल बी इंक्लूसिव। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। तो अलग अलग जो सोर्सेज आपके फंड्स के हैं, फंड्स के सोर्सेज क्या क्या हो जाएंगे? क्या क्या हो जाएंगे? आपका प्रॉफिट, ठीक है, आपका जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं, और क्या हो जाएगा भाई साहब फंड्स का सोर्सेस? आपके शेयर से जो प्राइस, आपका जो बैंक का लोन है, ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। आपके जो क्रेडिट पे आपने चीज़ें दी हुई थी उधारी पे, वो जब पैसा वापस आता है दैट विल ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, ऑल दीज आर मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स
in desired proportion. What does it mean? In desired proportion. Desired proportion क्या है? What is desired proportion? आप जितना कम उधारी लें उतना अच्छा है, ठीक है? जितना कम आप इक्विटी को दावे पे रख के पैसा रेज करें उतना अच्छा है, ठीक है? सो दैट इज सोर्सेस ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन. क्या हो गया? To decide capital structure means to decide upon the ratio of different types of capital. ठीक है? So अगर हम capital structure को decide कर रहे हैं, to decide upon different types of capital. A combination of different sources is used in capital structure. It is nothing but security mix. तो ये आपका एक security mix हो जाएगा. The capital structure is composed of owned funds and borrowed funds. तो capital structure में भाई साहब अपने खुद का funds plus borrowed funds दोनों भी होगा, ठीक है? Okay. The four basic components of capital structure are as follows: equity share capital, preference share capital, retained earnings, borrowed capital. ठीक है, ये आपके चार कैपिटल स्ट्रक्चर्स हो गए: इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड बोरोड कैपिटल, डिवेंचर एंड टर्म लोन. सो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल पीपल? इक्विटी शेयर आर द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी. ये सबसे मेन सोर्स है, ठीक है, फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी के लिए. इक्विटी शेयर्स आर द बेसिक एंड द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज. आपके एक बिजनेस शो को रन करने के लिए जो फाइनेंस आपको चाहिए ज़्यादा करके वो कहाँ से आता है भाई साहब? इक्विटी शेयर से आता है, ठीक है. इट इज़ बेसिकली इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स गेट डिवाइडेड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड. तो इक्विटी शेयर्स को क्या मिलता है भाई साहब? डिविडेंड मिलता है. एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट हैज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स. तो इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर. तो पहले प्रेफरेंस शेयर को भाई साहब जाएगा पैसा, उसके बाद इक्विटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट जो भी कमाया. ठीक है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर को पैसा जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को जाएगा. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी पेड फर्स्ट एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी पेड. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो शेयर होल्डर मतलब ओनर हो जाता है कंपनी का. ठीक है, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है. तो जिसको भी भाई साहब प्रॉफिट में से शेयर मिलता है, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज बेसिकली द ओनर ऑफ द कंपनी. ठीक है, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. दे बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप. तो ओनरशिप के साथ जो भी रिस्क है उसके साथ वो दे बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप. तो ओनरशिप के साथ जो भी रिस्क एसोसिएटेड होता है उसके साथ वो दे बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप. ठीक है, देखो ओनरशिप कैसा होता है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर जो है, जब कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा. जब कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसका भी पैसा डूबेगा. शेयर होल्डर मतलब यही है भाई साहब, शेयर में अगर आपने पैसा लगाया है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका पैसा मुनाफा ही दे. ठीक है, तो यू विल बी एट लॉस व्हेन द कंपनी इज एट लॉस, यू विल बी इन प्रॉफिट व्हेन द कंपनी इज इन प्रॉफिट. सो इट मीन्स दैट यू आर बेसिकली ओनर ऑफ द कंपनी. जब आपका कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है तब आप प्रॉफिट अर्न करोगे, तब आपका शेयर का पैसा बढ़ेगा. जब आपका कंपनी लॉस में जाएगा तब आप भी लॉस में जाओगे. ठीक है, जस्ट 1 मिनट पीपल, गिव मी जस्ट 1 मिनट. ओके, सो भाई साहब आपके दे बियर अल्टीमेटिक रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? जो लोग प्रेफरेंस शेयर डालते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड हैव हाई प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. तो प्रेफरेंस शेयर में भाई साहब हाई प्रेफरेंस रहता है, पहले इनको पेमेंट करना पड़ता है. आर दो शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट, इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब पहले पेमेंट में इनको प्रेफरेंस मिलेगा एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो जब डिविडेंड होगा, प्रॉफिट से जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ठीक है, ऑफ डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. तो जब भी प्रॉफिट कमाती है कंपनी, तो प्रॉफिट कमाने के टाइम पे जो पहला डिविडेंड आएगा, डिविडेंड का पहला पोर्शन जाएगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है. प्लस अगर कभी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मतलब बिक जाती है,
ठीक है, कंपनीज को बाय आउट करते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो रहा है या बाय आउट हो रहा है, तो ये जो पैसा आएगा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा बटेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ प्रेफरेंस शेयर्स आर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, इनको भाई साहब फिक्स रेट में आपको डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, इट इज प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी। तो आपका भाई साहब जो भी प्रॉफिट्स, ये सब बंटवारा हो जाने के बाद, ये सारा तमाम बंटवारा हो जाने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, सो इट इज प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी। तो जो भी कंपनी ने प्रॉफिट्स बनाया है उसका प्लाइंग बैक है। ठीक है, इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो आपका जो भी, देखो आपका पैसे का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स की बात की हमने, प्रेफरेंस शेयर्स की बात की। ठीक है, फिर किसकी बात की भाई साहब, डेट्स विच वी बेसिकली टेक एज लोन्स फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन प्राइमरी तौर पे वर्किंग कैपिटल का मेजर हिस्सा कहाँ से आता है, जो आप प्रॉफिट बनाते हो। ठीक है, जो आप प्रॉफिट बनाते हो वो भी पैसा तो किस में जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल में जाएगा ना। ठीक है, ओके, सो ये आपका इंटरनल सोर्स है फाइनेंसिंग का, मतलब कंपनी खुद इस पे पैसा लगा रही है। ठीक है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम द कंपनी, इट इज फ्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी एंड इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बाय द कंपनी। तो कंपनी का भाई साहब इंटरनल सोर्स है फाइनेंसिंग का। ठीक है, कंपनी के अंदर से पैसा कैसे आ रहा है, बाय द प्रॉफिट्स दैट द कंपनी इज बेसिकली मेकिंग। ठीक है, बोरोड कैपिटल, अभी बोरोड कैपिटल क्या होता है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक तो होगा भाई साहब का डिबेंचर, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय द कंपनी, अ कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट एन एग्रीड रेट। तो जब डिबेंचर से कैपिटल रेज करती है कंपनी, तो कंपनी को भाई साहब एक अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस पे भाई साहब पैसा वापस देना पड़ता है। ठीक है, सो इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी जो लोन्स रेज कर रही है उस पर एक एक्नॉलेजमेंट है। अ कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट एन एग्रीड रेट। तो जो भी एग्रीड रेट होगा उस पर कंपनी डिबेंचर्स पे पेमेंट करेगी। टर्म लोन, दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड बाई बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। टर्म लोन्स कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितने भी आपके टर्म लोन्स होंगे उन पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी आपके बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे प्रोवाइड टर्म लोन्स। मतलब कैसा है, इतने साल में आपको ये भरना पड़ेगा, 10 साल का लोन, 5 साल का लोन, 4 साल का लोन, डिपेंडिंग क्या एग्रीमेंट है आपका बैंक और उसके बीच में, और आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा जब तक आप उसको चुकता कर रहे हैं। यू विल हैव टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रही है? कंप्लीट द सेंटेंसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल का फिनिश्ड गुड्स में जो कन्वर्जन है उसको हम क्या बोलेंगे, उस साइकिल को हम बोलेंगे प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, ओके, इफ द प्रोडक्शन साइकिल इज डैश देन फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर प्रोडक्शन साइकिल आपका क्या है, देन द फर्म वुड नीड स्लो या लॉन्ग बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत लॉन्ग है, जैसे समझ लो अगर आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें आपको 4-5 महीना टाइम लगेगा, उसके पहले कुछ भी कर लो नहीं होगा, है ना भाई साहब। जितना आपको खेती बाड़ी में जो भी जितना टाइम लगता है उतना तो टाइम लगने ही वाला है। ठीक है, सो इफ द प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग और स्लो, इफ द प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग और स्लो देन द फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फर्म को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लॉन्गर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, when there is boom in economy sales will, जब आपका बूम होगा इकोनॉमी में, मतलब क्या हो गया, सबके पास पैसा आ गया है, तो सेल्स क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे, सेल्स विल बेसिकली इंक्रीज। ठीक है, सो सेल्स क्या हो जाएगा, सेल्स विल इंक्रीज। क्लियर है? ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस। ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड सेल्स विल, रिसेशन मतलब मार्केट डाउन। ठीक है, धंधा ठप है, जैसे कोरोना का टाइम पीरियड है, रिसेशन पीरियड मान सकते हैं हम। रिसेशन मतलब आपका कंसेक्यूटिवली क्या हो रहा है, जीडीपी आपका नीचे जा रहा है। ठीक है, इफ द जीडीपी इज गोइंग डाउन कंसेक्यूटिवली, जैसे अभी इंडिया में तो फिलहाल रिसेशन नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में रिसेशन है। ठीक है, बहुत बड़ा रिसेशन है। अगर आप देख रहे होगे गूगल ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। ठीक है, अमेजन ने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर कर दिया है, बिकॉज दे आर अंडरगोइंग अ रिसेशन पीरियड। ठीक है,
सो ड्यूरिंग रिसेशन सेल्स विल डिक्लाइन और डिक्रीज, ठीक है। इफ द प्रोडक्शन साइकिल इज डैश देन फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या हो जाएगा भाई साहब? इफ द प्रोडक्शन साइकिल इज ओन्ड देन फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दोनों केसेस में अगर प्रोडक्शन साइकिल ओन्ड है और अगर प्रोडक्शन साइकिल आपका क्या है भाई साहब, अगर आपका लॉन्ग है, तो दोनों में आपका जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय द कंपनीज प्रोमोटर्स। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इनिशियल प्लानिंग जो है, ठीक है, फॉर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट मतलब क्या? मशीनरी, प्लांट्स, ये सब जो आप डालेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये तमाम प्लानिंग है इनिशियल लेवल पे, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की, इज मेड बाय द कंपनीज प्रोमोटर्स। तो कंपनी को जो लोग प्रमोट कर रहे होंगे तो क्या वो डिसाइड करेंगे इस बारे में क्या ये ट्रू होगा? सो ऑब्वियसली इट विल बी ट्रू, ठीक है। अब बिजनेस कैरिंग ऑपरेशंस ऑन लार्ज स्केल विल रिक्वायर अ लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, दिस विल बी फॉल्स। अगर बहुत बड़े पैमाने पे आप बिजनेस कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी होगी, ठीक है। सो अ बिजनेस कैरिंग ऑपरेशंस ऑन लार्ज स्केल विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। द बिजनेस विल रिक्वायर ह्यूज फंड्स इफ एसेट्स आर रिक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस, ठीक है। तो मतलब कैसा है, देखो, बिजनेस विल रिक्वायर, जितना ज़्यादा आप लीज पे मतलब भाड़े पे ले रहे होंगे, जितना ज़्यादा आप भाई साहब उधारी पे चीज़ें ले रहे होंगे या लीज पे ले रहे होंगे। जैसे भाई साहब अगर मुझे कोई धंधा करना है, मैंने फैक्ट्री के प्रीमाइसेस को खरीदा नहीं है, मैंने क्या किया भाई साहब, फैक्ट्री के, अरे यार, लीज पे उठाया। ओके, द बिजनेस विल रिक्वायर ह्यूज फंड्स इफ एसेट्स आर एक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस। मतलब जो चीज़ें आप भाड़े पे ले रहे हो तो आपका कॉस्ट कम लगेगा ना भाई साहब। आपने कोई व्हीकल लीज पे ले लिया, आपने कोई बिल्डिंग प्रीमाइस लीज पे ले लिया, तो ये सब आपका कॉस्ट कम करेगा, ठीक है। ओके, सो द बिजनेस विल रिक्वायर ह्यूज फंड्स इफ एसेट्स आर रिक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स एंड पेबल्स कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल। रिसीवेबल्स मतलब जो आपको आ रहा है और पेबल्स मतलब जो आपसे जा रहा है। कैपिटल्स फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स एंड पेबल्स कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल। क्या ये होगा? वर्किंग कैपिटल मतलब अरे भाई साहब जो आपने बेचा है वो आपको अभी तक आया नहीं है, क्रेडिट पे बेचा है, अभी आने वाला है, तो रिसीवेबल हो गया वो। एंड पेबल्स, ठीक है, तो पेबल्स मतलब आपको जो देना है दूसरों को, आपने जो रॉ मटेरियल उधारी पे ली थी, डज इज कम अंडर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पे आएगा, क्योंकि आपका रिसीवेबल और पेबल किस पे होता है? आपका फिक्स कैपिटल पे नहीं होता है। फिक्स कैपिटल तो एक बार की खरीदी है, ठीक है। जो आप रेगुलरली अपने रॉ मटेरियल सप्लाई से ले रहे हो क्रेडिट पे, वो हो गया आपका पेबल। और जो आप अपने रेगुलरली क्लाइंट्स को प्रोड्यूस करके बेच रहे हो और उनसे नहीं ले रहे हो, बाद में लोगे, तो वो हो गया आपका रिसीवेबल। तो ये आपका क्या है? ये जो कैश फ्लो है ये क्या है? आपका वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो तो है, ठीक है। इट इज बेसिकली द कैश फ्लो फॉर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। ट्रू फॉल्स? फिक्स्ड कैपिटल आपका क्या होगा? परमानेंट होगा। वर्किंग कैपिटल परमानेंट होगा? फॉल्स होगा भाई साहब, आपके डिपेंड करती है। आप भाई साहब पेप्सी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेट्स से पेप्सी का आप यूनिट है, लेट्स से यू आर अ पेप्सी कंपनी ओनर। आपका जब गर्मी का टाइम आएगा तब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ठंडी का मौसम होगा तब वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सीज़न के हिसाब से भाई साहब, ठीक है, आपका भाई साहब जैसे जैसा मार्केट का कंडीशन होता है, जैसे शादी ब्याह के सीज़न में आप अगर देखोगे गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, ऑर्नामेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, है ना। और जब शादी ब्याह का सीज़न नहीं होगा, फॉर एग्जांपल हिंदू माइथोलॉजी में जिन महीनों को शादी के लिए मतलब सही नहीं माना गया है, उनमें आपका शादी के कार्यक्रम डिप हो जाएंगे, तो आपका भाई साहब ये सब ऑर्नामेंट्स जो हैं वो भी कम बिकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखते हो वर्किंग कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस, कभी भी वर्किंग कैपिटल परमानेंट नहीं हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल स्टेज इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, नो इट इज फॉल्स, ठीक है। Select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. Owned funds include debentures, equity capitals or bank loans.
इक्विटी कैपिटल हो जाएगा भाई साहब ओन, ठीक है, ओके। डैश बियर्स द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स भाई साहब ओनरशिप के साथ भाई साहब इनका सबसे ज़्यादा, क्यों प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यों नहीं? क्योंकि जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट जाएगा, जब डिविडेंड आएगा पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स का सबसे ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड राइट द स्टेटमेंट्स। डैश आर प्लाइंग बैक टू ऑफ प्रॉफिट्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स। रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएंगे, जो अर्निंग्स आपने जमा के रखे हैं, जो आपका अर्निंग हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसको आपने जो जमा के रखा है, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड दोज रिटेन्ड अर्निंग्स आर अगेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, सो दीज आर नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। डैश कैरी डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स विल बी हैविंग डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, इनको हमेशा डिविडेंड फिक्स्ड रेट पे मिलेगा, इसलिए इनका रिस्क कम है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स रेट में नहीं है, इसलिए इनका रिस्क ज़्यादा है। प्लस जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो पहला पैसा जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, दूसरा आपका जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, ओके। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। डैश कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म लोन्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। टर्म लोन्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। टर्म लोन्स भाई साहब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो आपने लोन उठाया बैंक से उसको आप टर्म लोन बोलेंगे ना, तो टर्म लोन्स विल कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू विल हैव टू पे देम एट अ फिक्स्ड रेट, ठीक है, ओके। टर्म लोन्स हो गए आपके, ओके। डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड स्टेट इट्स कंपोनेंट्स। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है 15, 16, 20, ठीक है, आपका भाई साहब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। इस लाइन को आपको यूज़ करना है। इट इज़ बेसिकली आपके कुछ लाइन्स हैं और कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आप आंसर्स में नहीं मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो क्या क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं, ठीक है। द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। एक हो गया भाई साहब आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, एक हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक हो गया आपका रिटेन्ड अर्निंग्स, और आपका चौथा हो गया बोरोड कैपिटल विच कैन बी ईदर डिबेंचर और टर्म लोन, ठीक है, ओके। थैंक यू हो गया रे, बस एसपी का चैप्टर आपका खत्म, ठीक है। आज जाइए, वैसे भी पॉपुलेशन बहुत कम है।